हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज जो है हम लोग लेक्चर के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर कौन चल रहा था? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इस चैप्टर की आज लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर रोलिंग से रिलेटेड है, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो बेटा आप अच्छे से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ताकि आप जेईई के लिए और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में और वो हमारा होगा ग्रेविटेशन इसके बाद। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है, जो रोलिंग हमने किया था लास्ट क्लास में, उसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा, रोलिंग के साथ साथ हमारा जो रोलिंग हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन हम लोग देखेंगे और फिर एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक है बेटा, बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है ना, रोलिंग कंप्लीट। अब देखो बेटा, फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फ्रिक्शन इन हॉरिजॉन्टल रोलिंग। देखो बेटा, बॉडी जब हॉरिजॉन्टली रोल करता है तो फ्रिक्शन का और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बॉडी के ऊपर किधर की तरफ फोर्स काम करा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर बॉडी रोल कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू आगे होगा पीछे होगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? तो वो डिपेंड करेगा बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। तो बेटा मैंने यहाँ पे एक बॉडी दिखा दिया है, एक बॉडी दिखा दिया और मान लिया है कि इसके ऊपर एक फोर्स F काम कर रहा है, सेंटर से H हाइट ऊपर में काम कर रहा है। ठीक है, और मैंने एज्यूम कर लिया है कि लेट फ्रिक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। हो सकता है फ्रिक्शन पीछे भी हो, नॉर्मली फ्रिक्शन पीछे होता है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया है फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये आपको दिखा दिया और दिखाने के बाद हमने मान लिया कि सरफेस रफ है, बॉडी का मास m है, रेडियस आपका r है और फ्रिक्शन की वैल्यू f है। अब आपको एक चीज याद रखना है, ठीक है ना बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे F/m। F जो फोर्स लग रहा है, F/m इंटू 1 प्लस h/r डिवाइडेड बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन है, r क्या है? रेडियस है, f आपका फोर्स, m आपका बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इतनी होगी। इस फार्मूला को आप एक जनरल फार्मूला के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, चलो दूसरी चीज, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? तो फ्रिक्शन की वैल्यू f इंटू h/r माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों थीटा वैल्यू आपको याद रखनी है और ये याद रखनी है जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? इट विल डिपेंड अपॉन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने दिया है। अगर h, इफ h इज अबव c, सेंटर के ऊपर काम कर रहा है। देखो बेटा, अगर सेंटर के ऊपर में अगर लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, तो आपको मान के चलना है कि h को पॉजिटिव लेना है। फॉर्मूला में h को क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे, तो h आपका पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ मास के नीचे लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है जो बॉडी को रोल कर रहा है, अगर वो फोर्स सेंटर ऑफ मास के नीचे पे काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको h को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। हाइट आपको नेगेटिव लेना है। ऊपर की हाइट पॉजिटिव होगी सेंटर से और सेंटर से नीचे की हाइट क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखें कि अगर h/r के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से बड़ा है, h/r ये वाली क्वांटिटी फ्रिक्शन में आ जाओ, h/r के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से बड़ा है तो ये पूरी क्वांटिटी ऊपर में पॉजिटिव होगा, नीचे में पॉजिटिव होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शन किधर लगेगा? फॉरवर्ड लगेगा। अगर डिपेंड करेगा बॉडी के अकॉर्डिंग, डिपेंड करेगा एज के अकॉर्डिंग। तो अगर बोलोगे कि h/r की वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से ज़्यादा है तो फ्रिक्शन आपको फॉरवर्ड लगेगा। अगर h/r की वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से छोटा है, h/r की वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से छोटा है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, फ्रिक्शन आपको बैकवर्ड चला जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? अब आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने हैं ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इफ रिंग इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फ्रिक्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए।
बॉडी देखो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सेंटर ऑफ मास। बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो बेटा आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखेंगे, ACM। क्या है बेटा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे F/m 1 + h/r डिवाइडेड बाई 1 + k² r²। ठीक है, F/m h/r डिवाइडेड बाई 1 + h/r, ठीक है ना बेटा, 1 + h/r 1 + k² r²। एक बार और फॉर्मूला देख लो, है ना, F/m 1 + h/r डिवाइडेड बाई 1 + k² r²। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब आप बेटा सोच करके बताइए यहाँ पे, ठीक है, आप खुद यहाँ पर सोच करके बताइए कि F/m की जगह आप लिखेंगे F/m, ठीक है, 1 + h कितना होना चाहिए, तो बोलोगे h यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्वांटिटी ऊपर में 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे बेटा, तो बोलोगे नीचे में कितना, तो बोलोगे 1 + k² r² की वैल्यू, k² r² की वैल्यू रिंग के लिए कितना होता है, 1 होता है। k², चूंकि ये रिंग दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या है, रिंग दिया था, k² r² की वैल्यू रिंग के लिए 1 होता है। ये आपका हो जाएगा, कितना आएगा बेटा, तो आप कहेंगे कि F डिवाइडेड बाई हाउ मच, 12। ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। अब आपसे कहा गया कि चलो फ्रिक्शन बताओ, तो फ्रिक्शन का मतलब कि जो एक्चुअली फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन आप लिखेंगे कि फ्रिक्शन कितना होगा, तो बोलेंगे F 1 + सॉरी ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे h/r माइनस k² r² डिवाइडेड बाई 1 + k² r²। यही ना है बेटा, यही ना है, आप यहाँ पे बोलेंगे। आप देखिए फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, F × h/r माइनस k² r² डिवाइडेड बाई 1 + k² r²। ये है फ्रिक्शन का फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे डालेंगे, 1 + k² r² h/r माइनस k² r² डिवाइडेड बाई 1 + k² r²। अब आप जरा बताइए कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी होगी, तो बोलोगे F की जगह F रखते हैं, h कितना है, 0 है बेटा, माइनस k² r², रिंग के लिए कितना, 1 लिखोगे, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है, कितना है बेटा, -F/2। क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। कितनी वैल्यू होगी, तो -F/2। मैग्नीट्यूड आपका F/2 होगा। इस फॉर्मूला से हमने क्या किया है, निकाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब बात आती है रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल कर रहा है और स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिपिंग टेंडेंसी हो सकती है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। पहली चीज, अगर बॉडी, यहाँ पे 2 फिगर मैंने बताया, रोलिंग डाउन, रोलिंग अप, दोनों हो सकता है। बॉडी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रोल करता हुआ नीचे भी आ सकता है, रोल करता हुआ ऊपर भी जा सकता है। तो रोलिंग डाउन द प्लेन, रोलिंग अप द प्लेन, मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, रोलिंग प्योर है। प्योर रोलिंग का मतलब है कि देयर इज नो स्लिपिंग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं करेगा। हाँ, स्लिपिंग टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, IIT में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉडी रोल डाउन कर रहा है स्लिपिंग के बिना और अगर बॉडी रोल अप कर रहा है स्लिपिंग के बिना, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो बोलेंगे कि दोनों केसेस में स्लिपिंग नहीं हो रहा है, लेकिन स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, नीचे। बॉडी रोल करता हुआ नीचे आए तो भी चाहता है नीचे खिसके, बॉडी रोल करता हुआ ऊपर जाएगा तो भी चाहता है नीचे खिसके, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान रखोगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कहेंगे कि दोनों केसेस में फ्रिक्शन आपका क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी अप द प्लेन। क्यों, क्योंकि स्लिपिंग टेंडेंसी आपका नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ भी स्लिपिंग किधर होगा, नीचे की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। और ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, बोलोगे स्टैटिक। क्यों स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा है, स्लिपिंग टेंडेंसी है। क्यों स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो बोलोगे एक्चुअली ये स्लिपिंग टेंडेंसी क्यों है, तो बोलोगे mg, बॉडी का mg इसको नीचे खींचना चाहेगा जब ये ऊपर जाएगा रोल करते हुए, बॉडी का mg इसको नीचे खींचना चाहेगा जब ये रोल करते हुए नीचे आएगा। तो रोल करते हुए नीचे आएगा या रोल करते हुए ऊपर जाएगा, दोनों केसेस में स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है लेकिन फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और ये कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन।
आपको याद रखना है सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इस केस के लिए, अगर बॉडी रोल नीचे की तरफ कर रहा है जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और अगर बॉडी रोल ऊपर की तरफ कर रहा है तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा। सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन का काम करेगा। अगर बॉडी रोल करता है वो ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर आपको याद रखना है। एज यूजुअल कि आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। दूसरी चीज लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लगेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, म्यू इनटू एन होता है, ठीक है। एन की जगह क्या होगा mg cos थीटा। आप जब इसकी एबीडी प्लॉट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो बोलेंगे यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ क्या काम करेगा mg cos थीटा, इधर की तरफ क्या काम करेगा तो बोलोगे mg sin थीटा, ठीक है बेटा। दोनों केसेस के लिए तो mg cos थीटा, ठीक है। सॉरी बेटा, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इधर की तरफ mg sin थीटा और इधर की तरफ क्या mg cos थीटा, तो ये mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, ठीक है। दोनों के लिए आपका सेम रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन कर देंगे, एन की जगह mg cos थीटा आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको इंक्लाइंड सरफेस के लिए आपको याद रखना है ACM और फ्रिक्शन की वैल्यू, राइट। बॉडी इज नॉट स्लिपिंग, देयर इज स्लिपिंग टेंडेंसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन देखिए बेटा। एक कर्व सरफेस हमने दे दिया है और कहा है कि इफ ए स्मॉल स्फीयर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट ए फ्रॉम अ हाइट h from ground, what will be its velocity at lower point B? Assume pure rolling। बेटा आपको मैंने पहले ही कहा था कि जब बॉडी रोलिंग करता है, ठीक है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन है लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर बॉडी जब h हाइट ऊपर में था तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जब बॉडी B पॉइंट पे आएगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि स्लिपिंग तो हो रही है, फ्रिक्शन तो है, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे सीधे बोलेंगे बेटा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो बेटा आप सोच के बताइए, मैकेनिकल एनर्जी ए पर कितना है, तो बॉडी h हाइट ऊपर में है, बॉडी गिरना शुरू किया है तो बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और कुछ नहीं है। बॉडी h हाइट ऊपर में सिर्फ जब गिरना शुरू करेगा तो वहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है। जब ये नीचे आएगा तो सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काइनेटिक में आ गया, तो बोलेंगे काइनेटिक कौन सा, तो चूंकि रोल कर रहा है तो रोल करते समय आपको याद रखना है कि रोलिंग में हमने आपको बताया है कि जब बॉडी रोल करता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का दोनों का एनर्जी लेते हैं, तो दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला क्या था, बोलेंगे एट द पॉइंट बी, बोलोगे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। एम से एम की कहानी खत्म, जी एच इज इक्वल टू हाफ वी सी एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस, बेटा स्फीयर है, जब स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है तो मानेंगे कि स्फीयर सॉलिड है, क्योंकि स्फीयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो सॉलिड ही मानना है। रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, फिर यहाँ पे आप कहेंगे कि स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होगा 2/5, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, या वैल्यू पुट कर देंगे 2/5 हो जाएगा, ठीक है। आपको कितना निकला, जी एच इज इक्वल टू वी सी एम स्क्वायर बाई 2 और 1 प्लस 2/5 कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 7/5, ठीक है, 7/5, ठीक है बेटा, करेक्ट। अब आप यहाँ पे वी सी एम की वैल्यू निकाल लीजिए, बोलेंगे वी सी एम कितना होगा, तो बोलेंगे 10 जी एच डिवाइडेड बाई 7 और ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको फॉर्मूला निकल गया किसका, तो बोलेंगे ये वी सी एम का वैल्यू। जब बॉडी जो है रोल करता हुआ पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपकी कितनी हो जाएगी, √10 GH/7 हो जाएगा। कैसे हमने निकाला, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया है, सो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को काइनेटिक में डाल दिया, काइनेटिक कौन सा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है, क्योंकि बॉडी रोल कर रहा है। आगे आ जाइए, इफ ए स्फीयर इज रोलिंग, एक स्फीयर रोल कर रहा है, ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। बॉडी रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटा जब बॉडी स्लिप नहीं करेगा तो बोलेंगे फ्रिक्शन किधर लगेगा, कहेंगे फ्रिक्शन पीछे की तरफ, क्योंकि रोलिंग डाउन द प्लेन या रोलिंग अप द प्लेन, ये कौन सा होगा, स्टैटिक होगा।
ये कौन सा होगा, स्टैटिक होगा। आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, कि आप कहेंगे कि जब पीछे की तरफ, एक मिनट, सीधे फ्रिक्शन दिखाइए, ठीक है, बोलेंगे ये आपका फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब बॉडी विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर ये रोल नीचे कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे आप देखिए जरा, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है कितना लिखा था हमने, mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर दिखा था इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बेटा, यही था ना। देखिए इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बोला हमने बेटा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला म्यू एम जी कॉस थीटा, यही था ना बेटा। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन जो होना चाहिए ये लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग जो है उसको स्टॉप करके रखा रहेगा, लिमिटिंग से ज़्यादा होगा तो कहानी खत्म, स्लिपिंग शुरू हो जाएगा। तो कहेंगे कि ये जो फ्रिक्शन होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि फ्रिक्शन लिमिटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है ना, इस फ्रिक्शन से। तो आप इसकी वैल्यू क्या करेंगे, बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा तभी स्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। एम जी कहानी खत्म, ठीक है बेटा। चलिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे एक चीज़ और, म्यू इंटू कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा ऊपर में साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्फीयर है ना, स्फीयर बेटा, स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो बोलेंगे देखिए यहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, तो आर स्क्वायर में के स्क्वायर 5/2, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 5/2, डन। चलो उसके बाद आते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए म्यू कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे बेटा म्यू कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/2 कितना होगा बेटा, 1 प्लस 5/2 2 7/2, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच 7/2, ठीक है, 7/2 ऊपर ले जाओ, म्यू इनटू कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 साइन थीटा, ठीक है बेटा। आप क्या लिख सकते हैं, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 tan थीटा, ठीक है, 2/7 tan थीटा। अब आप जरा बताइए यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 साइन थीटा है, तो म्यू मिनिमम यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलोगे कि जो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है तो कितना होना चाहिए 2/7 tan थीटा, ये आपकी हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो बेटा आप कहेंगे कि इस जगह पे बॉडी अगर प्योर रोल करेगा तो उसके लिए कंडीशन है कि म्यू की वैल्यू जो होनी चाहिए कम से कम 2/7 tan थीटा होनी चाहिए, ठीक है ना, इतनी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ बॉडी क्या करता है, प्योर रोलिंग में आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम जो होगा ट्रांसलेशन और रोटेशन का कंबाइन निकालेंगे, बात खत्म, ठीक है। अब जैसे कि मान लो बॉडी रोल कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एम मास की बॉडी, और मान लेते हैं कि यहाँ पे रेडियस इसकी कितनी आर है, आप ले लीजिए, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एम मास की बॉडी है और आर रेडियस की बॉडी है जो रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। आपसे कहा गया कि चलो एक पॉइंट मैं चूज करता हूँ, एक पॉइंट मैं चूज कर लिया ओ, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को क्या करो, हमें क्या करना है, इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। बॉडी की वेलोसिटी का जो पॉइंट है उसको जोड़ दो यहाँ से, एक वेक्टर का डायरेक्शन दे दो, एक वेक्टर का डायरेक्शन दे दो बेटा यहाँ से, कौन सा वेक्टर, बोलोगे आर वेक्टर, दे दिया। अब कहेंगे
एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। चूंकि बॉडी रोल कर रहा है तो ट्रांसलेशन का भी होगा, साथ में रोटेशन। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे LCM प्लस R क्रॉस P। ध्यान रखना क्या मतलब हुआ इसका। LCM का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, ठीक है ना। आप इसको क्या लिखेंगे, I इंटू ओमेगा प्लस R क्रॉस P। ये आपका हो गया बेटा रोटेशन वाला और ये हो गया ट्रांसलेशन का। और दोनों को क्या करिए, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के इसके साथ ऐड कर दीजिए, ये आपको रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस विल बी द नेट एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है रोलिंग में एंगुलर मोमेंटम निकालने का। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस मोमेंटम वेक्टर, लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे P क्या लिखेंगे, बोलेंगे P क्या है तो बोलेंगे m इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू वहाँ पे, अब ये आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है। आपको एंगुलर मोमेंटम जब बॉडी रोल करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या कहीं भी रोल करता है तो उस केस में आप फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा मैंने 3 फिगर प्लॉट किया है, इन तीनों फिगर में आपसे मैं बोलता हूँ कि चलो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा। आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक पॉइंट चूज कीजिए, एक पॉइंट चूज करते हैं। एक मैंने पॉइंट चूज किया P और एक पॉइंट चूज किया C। आप जरा C को देखो, बॉडी के ऊपर, चलो मान लो कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, मान लेते हैं कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल mg किधर काम कर रहा है तो बोलेंगे mg नीचे काम करेगा, नॉर्मल किधर काम करेगा, ऊपर काम करेगा, ठीक है बेटा। चलो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि इधर की तरफ हम दिखा दिए mg और इधर की तरफ हमने दिखा दिया नॉर्मल, और मान लिया कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सेंटर ऑफ मास मैंने चूज कर लिया, बोलेंगे सेंटर ऑफ मास को देखो ठीक से, सेंटर ऑफ मास को ठीक से देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क 0 होगा, मैं mg का टॉर्क 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन वही है। सेंटर ऑफ मास से देखो, सेंटर ऑफ मास के अलोंग नॉर्मल काम कर रहा है, उसी के अलोंग mg काम कर रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन वहां से क्या है, वहीं से पास हो रहा है। तो इन दोनों का नॉर्मल का mg का टॉर्क 0 हो जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास का से अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0 नहीं होगा, तो बोलेंगे कि अबाउट सेंटर ऑफ मास बॉडी का फ्रिक्शन का एक टॉर्क होगा, जो टॉर्क होगा तो वो 0 नहीं है, जिसके कारण से इसकी एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे कि टॉर्क अबाउट C इज नॉट 0। लेकिन अगर हम पॉइंट P को कंसीडर करते हैं, लोएस्ट जिस पॉइंट से वो जब ये रोल कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के mg पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के नॉर्मल पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के फ्रिक्शन पास कर रहा है, तीनों का टॉर्क 0। क्या कंक्लूजन निकला, बोलेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0, दिस इंप्लाई एंगुलर मोमेंटम P के अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखना। इस केस के लिए बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है, ध्यान रखो, सुन लो अच्छे से, बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट उसकी एंगुलर मोमेंटम कभी भी कंजर्व होगी। देख लिया ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फ्रिक्शन पास किया, नॉर्मल पास किया, mg पास किया, सबका टॉर्क 0, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है, तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट आपको होगा। लेकिन इंक्लाइंड सरफेस पे आइए, इंक्लाइंड सरफेस पे अगर मैं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेता हूं, मान लो ये ले लिया, ये रोलिंग डाउन है, ये रोलिंग अप है, मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P ले लिया, सेंटर ऑफ मास C ले लिया। अब आप बताओ नॉर्मल कहां से पास कर रहा है, यहां से, mg कहां से पास कर रहा है, यहां से, फ्रिक्शन मान लो कि पीछे है। अब बेटा देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है, नॉर्मल का टॉर्क 0 है, लेकिन mg का टॉर्क 0 नहीं होगा। देखिए ध्यान से, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है, नॉर्मल का टॉर्क 0 है, क्यों, और लेकिन mg का टॉर्क 0 नहीं होगा, तो बोलेंगे टॉर्क अबाउट, यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे बेटा लिखोगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट 0।
नाउ कम टू द पॉइंट सी। सी के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क 0 है, mg का टॉर्क 0 है, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क 0 नहीं है, तो बोलेंगे यहाँ पर टॉर्क अबाउट सी इज नॉट 0। तो कहेंगे कि जब बॉडी रोल करेगा और इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर ऑफ मास इन दोनों पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और यही चीज यहाँ पर भी होगा। तो बोलेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट 0। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और ये सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज नॉट 0, तो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। यहां पर L इज नॉट कंजर्व। लेकिन इफ द बॉडी इज रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, देयर इज वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। आईआईटी में क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर याद रखिएगा, ठीक है। चलो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब आ जाते हैं बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, फिर कहानी खत्म करेंगे। जेई 2022 डरना मना है। क्या बोला? इफ द स्फीयर इज रोलिंग फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम एट द गिवन इंस्टेंट अबाउट ओरिजिन। इस जगह पे है, बॉडी को दिखा दिया एक पॉइंट पर, बॉडी को एक पॉइंट पर दिखा दिया है, वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ आपको दिखा दिया, और कह रहा है कि इस पॉइंट पर बॉडी के एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट बता। बेटा देखिए एक चीज देखिए, बॉडी अगर रोल कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कभी भी कंजर्व होगा, ठीक है। आप कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे क्या करो बेटा, ठीक है, मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल तरीका, आप क्या करो बेटा, इस पूरे बॉडी को खींच करके यहां पे लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खींच करके लाओ। अगर ये बॉडी रोल करते हुए आगे जा रहा है तो कभी ना कभी पहले तो था, कभी ना कभी पीछे भी तो था। बहुत ही सिंपल तरीका, कभी ना कभी पीछे भी तो था। हमें पता है कि पॉइंट ओ जो आपका बॉटम पॉइंट है यहाँ पर, जो ओरिजिन है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये आपको कांस्टेंट होगा। तो बोलेंगे एल अबाउट ओ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात खत्म। अब मान लिया कि जब बॉडी रोल करते हुए आगे जा रहा था, कभी ना कभी तो पहले था। अब जरा देखिए यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है बेटा। अब अगर सोच के बताओ, ये लेंथ कितना है? ये क्या है? आर परपेंडिकुलर। तो एल अबाउट ओ क्या लिखोगे? एल अबाउट ओ, ठीक है। बॉडी रोल कर रहा है, एलसीएम, पहला फॉर्मूला क्या? एल अबाउट ओ बराबर एलसीएम प्लस आर क्रॉस पी। यही ना लिखोगे बेटा, यही ना लिखोगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है, ताकि हमें जगह मिल जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। एलसीएम प्लस आर क्रॉस पी। अब बेटा बोलेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर आ जाइए, सेंटर ऑफ मास के ऊपर आई ओमेगा। आई कितना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे? बोलेंगे इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर बॉडी रोल कर रहा है तो डायमीटर हो जाएगा एक्सिस 2/5 mr²। तो आप बोलेंगे आई इंटू ओमेगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा एलसीएम प्लस आर क्रॉस पी। बेटा ये आपको आर परपेंडिकुलर और एम भी आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए एम बी इंटू आर से, दैट्स ऑल। अब आप यहाँ पे आ जाओ बेटा, इसको सॉल्व करो। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? बोलेंगे 2/5 mr²। ओमेगा की वैल्यू चूंकि आंसर किस में है? 7/5 mvr में है। तो अब आपको ओमेगा को क्या करना है बेटा? ओमेगा देखिए बेटा, जानबूझ के कंफ्यूजन किया है, ये एक्स आपको दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, डिस्टेंस जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आंसर दिया है किसमें? एम बी और आर में दिया है, तो एक्स की जरूरत ही नहीं है वहां पे। 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, कितना रखोगे? 2/5 mr²। ओमेगा कितना होगा? v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ओमेगा v/r हो जाएगा, तो v/r प्लस mvr। बेटा एक आर यहां से कहानी खत्म, 2/5 mvr प्लस mvr। 2/5 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 7/5 हुआ बेटा, mvr। दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है।
हमने यहाँ पर x की वैल्यू यूटिलाइज नहीं किया, आंसर में ये x की वैल्यू नहीं थी, तो जानबूझ करके दिया है ताकि आप कंफ्यूज करें, क्वेश्चन को गलत करें। तो हमने क्या किया, बॉडी को मान लिया कि बॉडी रोल कर रहा है, तो किसी न किसी समय पे कहाँ था, पीछे भी तो होगा, हमने इसको पीछे खींच के लाया और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एलसीएम प्लस आर क्रॉस पी लिखा, एलसीएम आई ओमेगा किया, आई की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर किया, ओमेगा की जगह v/r कर दिया, आर क्रॉस पी में आपको ये आपको क्या हुआ एम बी, और ये परपेंडिकुलर, बात खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बेटा हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसको सारे लेक्चर्स को फिर से रिवाइज कीजिए और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन लेकर के आएंगे। मैं आपको जेई के लिए और नीट के लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, तो भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर हमारी लेक्चर सारे कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा हमारे क्लास में, आपको ध्यान रखना कि मैं सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कोई तरह की बकवास नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं होगा, ओनली फिजिक्स। ठीक है, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी लेक्चर अच्छी लगी तो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए फिजिक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।